हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सीकर्स। आज हमारा मोल कंसेप्ट पर फोर्थ लेक्चर है और इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जो कि ज़रूरी हैं मोल कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो आज हमारा मोल कंसेप्ट एक्चुअली में स्टार्ट होने वाला है। हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। लेकिन इससे पहले जो हमने सीखा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, पूरी आइसो सीरीज में हमने आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स ये सब सीखा कैसे होते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी जो कि ज़रूरी हैं मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस इजीली मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोल। तो मोल क्या है। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे अभी तक कि केमिस्ट्री वालों को, है ना, खास तौर से केमिस्ट्री वालों को कार्बन बहुत पसंद है। कार्बन बहुत ज्यादा पसंद है। इतना पसंद है कि इन लोगों ने कार्बन के ऊपर एक केमिस्ट्री अलग से बना दी जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली साइंस ऑफ केमिस्ट्री, साइंस ऑफ कार्बन, है ना। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन ये बोल सकते हो। कार्बन के मिलियन ट्रिलियंस ऑफ जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, जो कि हम लोग आगे आने वाले समय में जरूर करेंगे। लेकिन इतना पसंद इनको कार्बन, इतना पसंद इनको कार्बन, है ना। जैसे कि तुम लोगों ने देखा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास में भी जो रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन के 1/12 पार्ट से करते हैं। मतलब कार्बन बेसिकली है तो बहुत पसंद। तो मोल की डेफिनेशन में भी कार्बन का रोल आता है। कैसे आता है? कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया मोल को कि 12 ग्राम कार्बन का C12 आइसोटोप, 12 ग्राम कार्बन के C12 आइसोटोप्स में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। ध्यान से समझो जरा मेरी बात को। देखो बेटा, अ मोल is an amount of substance, ना, it is an amount of substance that contains as many entities। entities क्या हो सकती हैं? एटम्स हो सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूल सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है। as many entities as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। और कार्बन कौन सा? 12 आइसोटोप, है ना, C12 आइसोटोप। और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ये पाया गया कि 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.023 इंटू 10⁻⁻23 कार्बन 12 के एटम्स होते हैं। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसी को बोलने लग गए हम लोग 1 मोल, है ना। इस नंबर का एक बहुत अच्छा सा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, है ना। रिप्रेजेंट करा जाएगा इसको कैपिटल एन, और कैपिटल ए ही लिखना है, स्मॉल ए मत लिखना, बट सब स्क्रिप्ट में लिखना है एन ए से। और इसकी वैल्यू हो जाती है 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। ये इसकी वैल्यू है। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, मार्केट वगैरह जाते होंगे तो एक डजन करके एक वर्ड आप सुनते हो। डजन का मतलब क्या होता है? डजन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की 12 यूनिट्स। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि 1 डजन पेन लेना है, मतलब 12 पेन लेना है। 2 डजन पेन लेना है, मतलब 24 पेन लेना है। 1 डजन चेयर लेनी है, यानी 12 चेयर्स लेनी है। मतलब डजन से आप समझ जाते हो कि 12 सब्सटेंसेस लेने हैं। वैसे ही अगर मान लो मैंने बोला कि मुझे किसी के 1 मोल सब्सटेंस चाहिए, है ना, 1 मोल सब्सटेंसेस चाहिए, है ना। 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल आयन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन, कुछ भी। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 6.023 इंटू 10⁻23 सब्सटेंसेस, है ना। अगर 1 मोल एटम है तो इतने एटम चाहिए, 1 मोल मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल चाहिए। क्लियर है? ये जो सब्सटेंसेस हैं वो बेसिकली अब 10⁻23 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो तुम शॉप पर जाके मत बोल देना कि मुझे 1 मोल पेन चाहिए। जिंदगी बीत जाएगी उसकी, वो गिन ही नहीं पाएगा जिंदगी भर में। 10 पुश्तें लग जाएंगी उसको इतने पेन गिनने में। तो ये इतना बड़ा नंबर है कि इसमें रियल लाइफ की चीजें अपन लोग जनरली नहीं बोलते उसमें। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं इसके?
सब्सटेंसेस, छोटे छोटे से सब्सटेंसेस, जैसे कि एटम्स, है ना, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, है ना, जैसे कि आयंस, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर प्रोटॉन्स, या फिर न्यूट्रॉन्स, इस तरीके के छोटे छोटे सब्सटेंसेस। अब 1 मोल पेन बोल दिया, 1 मोल चेयर बोल दी, है ना, या 1 मोल पेंसिल बोल दी, या 1 मोल पेपर बोल दिया, तो ये सब थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है कि लिख दो कि भाई इतने पेन इतने पेंसिल, पर प्रैक्टिकली जाके अपन लोग किसी से बोलेंगे नहीं ऐसा कि भाई इतने पेन दे दो, इतने पेंसिल दे दो, तो नहीं हो, पॉसिबल नहीं है ना। तो 1 मोल आप लोग को क्लियर हुआ। मोल मतलब क्या होता है? मोल मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। अगर 1 मोल एटम बोले तो इतने सारे एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल बोले तो इतने सारे मॉलिक्यूल, 1 मोल प्रोटॉन बोले तो इतने सारे प्रोटॉन, जो भी बोले इतने सारे वो होंगे। कितने? 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है मेरी इतनी बात? अच्छा, अब इसके अलावा आपको थोड़ी सी बात और याद रखनी है। किसके रिलेटेड, किसके रिस्पेक्ट में? क्वेश्चन सॉल्विंग के रिस्पेक्ट में, है ना। वैसे तो मैंने आपको बताया कि Na इक्वल टू, हम लोग एक्चुअल वैल्यू क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23, ये होती है Na की वैल्यू। और कभी कभी क्या होता है कि इसको लिखा जाता है 6.022 इंटू 10⁻23, या इसको और सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि जेई में क्या होता है, कई कबार आप लोग के ऊपर एहसान कर देते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे मूड में होता है ना क्वेश्चन मेकर, तो बहुत ही इजी सी वैल्यू ले लेता है वो, जैसे 6 इंटू 10⁻23। तो कभी कभी ये भी लिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, तो वो चीजें आपको आगे चल के समझ में आती रहेंगी, पर एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, तो थोड़े से इसके ऊपर इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे तो आप लोग को और चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ऐसा बोला जा रहा है कि कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होगा? तो जरा ध्यान से, है ना, सुनो। आपको मैंने बताया हुआ है पहले, फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम पढ़ के आए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो इसमें मोल का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में मोल, मोल यानी Na, और Na यानी 6.023 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि आपको वैल्यू मिलती है 96368 कूलम, है ना। इतना चार्ज एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अब इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके, हम लोग लिख लेते हैं 96500, है ना। कैलकुलेशन इजी हो जाती है बस अपनी, इसलिए और कोई मुद्दा नहीं है इसके पीछे, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो 96500, कूलम बहुत ही छोटी यूनिट होती है चार्ज की, तो 96368 या 96500 में कोई खास फर्क माना नहीं गया। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर 96500 कूलम चार्ज होता है। और एक और यूनिट होती है चार्ज की जिसको हम लोग बोलते हैं फेराडे। क्या बोलते हैं? फेराडे। तो ये जो फेराडे जो होता है ना आपका, 1 फेराडे, या फिर फेराडे को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, तो 1 फेराडे जो होता है वो भी होता है आपका 96500 कूलम के बराबर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा, है ना। तो आपसे बोले कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो बोलोगे 1 फेराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 2 फेराडे। 10 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 10 फेराडे। जितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उतने फेराडे का चार्ज उसके ऊपर होगा। ओके, तो इतनी बात अपन को समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर मैं नोट में लिख देता हूं कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराडे, है ना। 2 मोल होंगे तो 2 फेराडे, 20 मोल होंगे तो 20 फेराडे। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, इजीली समझ में आ जाती है सबको, आपको भी आ गई होगी, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा, है ना। आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि मैंने बोला ही था आपको, है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और
कमेंट्स में बताइए आंसर क्या होगा इसका, है ना। तो चलो, अगर आप लोग ने सॉल्व कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब ए में मत चले जाना, क्योंकि अब ये मत बोल दो कि ए सर ए में तो जीरो बताया था आपने। अब अगर एब्सोल्युटली पूछ रहा है तो एब्सोल्युटली निकालो, जो जीरो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में जीरो है, ठीक है। चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है, तो भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? इधर मोल का इंटू किया, उधर भी मोल का इंटू कर दो। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इससे मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10⁻23। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला है कि सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको 6 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सिंपली 6 ले लेते हैं। तो ये वैल्यू मैं यूज नहीं करूंगा, सिर्फ 6 इंटू 10⁻23 ना। सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये ले लेते हैं ताकि अपन लोग को थोड़ा सा आसान पड़ जाए, बस। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली आप देख सकते हो कि आंसर आ गया आपका 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg। ये वेट है एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का वेट है 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg। ओके, चलो इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा यूज करके, या इसको यूज ना भी करो तो शुरू से शुरू करके इससे अटेम्प्ट करिए, है ना। एक और नया क्वेश्चन है आपके पास। आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेव 1 kg। 1 kg अगर इलेक्ट्रॉन आपको दे दिए जाए तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो क्वेश्चन है ये जेई 2003 में पूछा गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। बस आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाने आना चाहिए। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का रिलेशन इस्तेमाल कर लेता हूं मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg, ठीक है। तो यहां पर अगर 1 kg कर दें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ये पूरी चीज उधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 54.6 इंटू 10⁻⁻8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या लिख सकता हूं? इसी को लिख सकता हूं 10⁸ डिवाइडेड बाय 54.6 इंटू इंटू, तो 10⁸ तो ऊपर ही चला गया ना, तो इंटू इंटू तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका जेई 2003 का, बहुत मामूली सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया हो, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इससे पहले, है ना, इससे पहले हम ये पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास क्या होता है आप पढ़ के आए हो इससे पहले। तो एटॉमिक मास हमने ये पढ़ा था कि इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एक एटम का मास जो होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक मास, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसको एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ओके। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है भाई? तो जिस तरीके से एटॉमिक मास को बोला जाता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, उसी तरीके से ग्राम एटॉमिक मास को बोला जाता है इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम, है ना। एक एटम का मास होगा तो उसे बोला जाएगा एटॉमिक मास। एक मोल एटम का मास होगा तो उसे बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, है ना। ये कन्वेंशन है, यूज होते हैं, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ना। अभी बोल देगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दिस इज दिस, तो भाई अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सारे छोटे छोटे डेफिनेशन अपन को अच्छे से क्लियर होने चाहिए ना। तो इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अगर आपको 1 मोल दिए हैं तो उसके मास को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास,
ओके अच्छा, जैसे एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करा जाता है किसमें, एएमयू में, है ना, तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो इसका मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोग को और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। जरा ध्यान से समझिए मेरी बात को। जैसे मान लो आपके पास, आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम के एटम का, है ना, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, तो सोडियम के एक एटम का मास होता है 23 AMU। कितना होता है भाई, सोडियम के एक एटम का मास होता है 23 AMU। क्लियर है मेरी इतनी बात, बहुत बढ़िया ना, इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। ये तो हमने याद करने को बोला ही था लास्ट क्लास में कि भाई 30 तक याद करके आना है, 30 तक याद होना चाहिए अपन को अच्छे से। ठीक है, चलो तो अच्छा, एक एटम का मास इतना है ना, एक एटम का मास इतना है। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। तो अब आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, क्या होगा भाई, तो वो होगा एक मोल एटम का मास, मतलब एक एटम के मास में एक मोल का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एक एटम के मास में एक मोल का मल्टीप्लाई कर दो। तो 23 AMU तो क्या है, एक का मास, इसमें एक मोल का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक मोल का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23। ये हो गया एक मोल एटम का मास AMU में। अब मेरी बात ध्यान से अगर आपने पढ़ रहे हो सारे लेक्चर तो आपको पता होगा कि जो 1 AMU होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 23 इंटू 1 AMU मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये जो 1 AMU है इसकी जगह लिख सकते हैं ये वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये वैल्यू किस में आ गई, पूरी ग्राम में। अब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है बेटा, ध्यान से समझो मेरी बात को, एकदम कान खोल के दिमाग खोल के, ये जो इतनी बड़ी वैल्यू दिख रही है, इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आता है ना, किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 23 ग्राम। क्या लिख सकते हैं, 23 ग्राम। मतलब ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से समझो। अगर आपसे बोला जाए सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, तो बोलोगे ये सोडियम के एक एटम का मास होता है और ये होता है 23 AMU के बराबर। अगर आपसे बोला जाए सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलोगे ये है सोडियम के एक मोल एटम का मास और ये है 23 ग्राम के बराबर। तो AMU मतलब एक एटम का मास, ग्राम मतलब एक मोल एटम का मास। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें किसी को भी, है ना, बहुत बेसिक सी चीज है। बस अगर AMU लगा है दैट मीन्स कि एटम्स के मास की बात हो रही है, और अगर ग्राम लगा है मतलब मोल ऑफ एटम के मास की बात हो रही है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ताकि आप लोग को और चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे मान लो आपके पास है कुछ एलिमेंट्स और उसके लिए हम लोग बात करते हैं उनके एटॉमिक मास की, फिर हम बात करेंगे उनके ग्राम एटॉमिक मास की, और फिर हम साथ में बात कर लेते हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मास की। चलो भाई, तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 1 AMU। एक एटम का मास 1 AMU, एक मोल एटम का मास 1 ग्राम। और रिलेटिव एटॉमिक मास की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो ये हो जाएगा सिंपली 1। ठीक है, चलो जैसे मान लो मैंने बोला हीलियम है, तो हीलियम का बोलोगे आप क्या, 4 AMU। ये एक एटम का मास है 4 AMU। एक मोल एटम का मास कितना होगा, तो बोलोगे आप 4 ग्राम। और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, 4, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस। जैसे मान लो आपके पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU।
ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम, और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा केवल 12। इतनी बात अपन को क्लियर है। चलो, तो जिस तरीके से हमने पढ़ा कि कुछ एटॉमिक मास होता है और कुछ ग्राम एटॉमिक मास होता है, वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही एक और टर्म आप लोग पढ़ते हो जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास मतलब होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होगा? इट इज अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे भाई? तो मॉलिक्यूल तो एटम से मिलकर बना होगा, तो जो एटम्स का मास जिसमें मेजर करते थे उसी में मॉलिक्यूल का मास भी मेजर करेंगे। तो इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन AMU। इसको भी हम AMU में ही मेजर करते हैं। तो जैसे एटॉमिक मास के साथ अपन ने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास के साथ आता है इसी का बड़ा भाई जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी GMM। वो क्या होता है? GAM, ग्राम एटॉमिक मास, और GMM यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए, है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो वही वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है भाई? 18 AMU। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा? उद्मोल का इंटू कर दो, तो 18 AMU में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। अब आपको पता है कि इसको 18 इंटू AMU की जगह क्या लिख सकता हूं? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज मिलके क्या बनाती हैं? 1 बनाती हैं। तो बेसिकली ये हो जाएगा 18 ग्राम। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब सिर्फ इतना निकला कि अगर एक वाटर के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसका मास होगा कितना? 18 AMU। और एक मोल वाटर के मास, वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उसका मास कितना होगा? 18 ग्राम। ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल इसके भी ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और उनका कुछ मॉलिक्यूलर मास और उनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक। चलो भाई बता दो जल्दी से। अगर मान लो मैंने मॉलिक्यूल ले लिया H2, क्या ले लिया भाई मैंने? H2। और तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 AMU, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, दो हाइड्रोजन का 2 AMU। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 ग्राम। कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। जैसे मैंने मॉलिक्यूल ले लिया मान लो H2SO4, तो H2SO4 के लिए कितना हो जाएगा? 98 AMU, और ये हो जाएगा 98 ग्राम। ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया NaOH, तो NaOH के लिए क्या हो जाएगा? NaOH के लिए हो जाएगा ये 40 AMU, और ये हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग इस तरीके से डील करते हैं। ओके। तो आई होप कि आप लोगों को एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन सब में चीजें थोड़ी थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। कुछ जनरल कन्वेंशंस जो अक्सर आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। जनरल कन्वेंशन है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी उटपटांग होती है, बाकी समझ में आ गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग को देखने को मिलेगा ग्राम एटम्स, कहीं पर लिखा हो ग्राम एटम्स। तो ग्राम एटम्स का मतलब होता है मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम्स। जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया कि 5 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, है ना, 5 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम का मास क्या होगा?
तो बच्चे क्या बोलेंगे भाई 5 ग्राम एटम है तो 5 ग्राम ही तो मास हुआ, नहीं 5 ग्राम एटम का मतलब है 5 मोल ऑफ एटम, तो 1 मोल का मास हैगा 23, 5 मोल का कितना होगा 115 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही ग्राम एटम के जैसा क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इट इज नथिंग बट मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ऐसे ही होता है एक ग्राम आयंस, तो इसका मतलब क्या होगा मोल्स ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये 3 बातें आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना कि ग्राम एटम मतलब क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है और ग्राम आयंस मतलब क्या होता है। तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं जो आप लोगों को अक्सर क्वेश्चंस में देखने को मिलती हैं कि किस टर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक और टर्म अक्सर आपको देखने को मिलेगा जिसे बोला जाता है मोलर मास। क्या बोला जाता है मोलर मास। मोलर मास जो होता है सबसे इजी यही है भाई, मोलर मास इज नथिंग बट अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस का मास है। ध्यान से, अब ये जो सब्सटेंस है ना बेटा, ये जो सब्सटेंस मैंने बोल दिया कि ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस एटम भी हो सकता है और ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर ये सब्सटेंस एटम है तो मोलर मास जो होगा वो बराबर होगा, अगर ये सब्सटेंस क्या है एटम है तो मोलर मास जो होगा वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, मतलब दोनों एक ही चीज हो जाएंगी। और अगर ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तब जो मोलर मास होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए मोलर मास ऑफ कार्बन, तो वो क्या हुआ 12 ग्राम, एटम है ना, तो कार्बन के लिए ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम, तो मोलर मास भी कितना हो जाएगा 12 ग्राम। जैसे मान लो आयन की बात कर ले, है ना, एटम बोला या आयन बोल दे, तो आयन कैसा एटॉमिक आयन है ना, पॉलीएटॉमिक नहीं मोनोएटॉमिक आयन। ठीक है, जैसे मान लो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का भी पॉलीएटॉमिक आयन बन सकता है। कैसे, जैसे आपसे बोला जाए H2O, तो H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम, और आपसे बोल दे NH4 प्लस, तो इसका कितना हो जाएगा है ना 18 ग्राम, बराबर ही हो जाएगा क्योंकि 14 प्लस 4 18 है ना, बराबर ही हो जाएगा। ध्यान रखना। तो जैसे मान लो आपसे बोला जाता है कि कभी किसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा लिखा है कि मोलर मास है ना, मोलर मास ऑफ H2O, तो इसका मतलब क्या है इट इज नथिंग बट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, और ये किसके बराबर है 18 ग्राम के बराबर। और अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए मोलर मास ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब क्या है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, और ये हो जाता है कितना 23 ग्राम के। ठीक है, तो मोलर मास जो है वो दोनों की तरह काम कर सकता है। मोलर मास को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम का आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल का आयन हो, किसी के लिए भी आप मोलर मास यूज कर सकते हो। बस उसका मतलब इतना होता है कि 1 मोल सब्सटेंस का मास, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे हम लोग।